बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी ख़बर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि फॉर्म 45 वाले मामले के ऊपर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को आज 3 नशिस्तों के ऊपर बड़ा जो रिलीफ है वो मिला है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक अहम जो फ़ैसला है वो कालादम भी करार दिया गया है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। फॉर्म 45 के मामलात इलेक्शन ट्रिब्यूनल में भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ लेकर गई हुई है और फॉर्म 45 जो है वो सबूत के तौर पर पेश भी कर रही है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपनी नशिस्तें वापस भी ले रही है। तो ये जो 3 बड़े रिलीफ हुए हैं, इनमें 2 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को आज वापस मिली हैं। डिटेल्स क्या हैं जी, आपके साथ में शेयर करूँगा। दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ नाज़रीन ये है कि इमरान खान साहब को एक मरतबा फिर से ऑन कैमरा अब ये दावत दे दी गई है कि खान साहब अब हमारी कोई भी शर्त नहीं है, किसी तरह की भी शर्त हम आपके सामने नहीं रखते, खुदारा हमारे साथ डायलॉग के लिए आप बैठ जाएं। तो इस वक्त जो डील के हवाले से या इमरान खान साहब को जो पैगामात पहुंचाए जा रहे हैं, अब ये ऑन कैमरा इस तरह की स्टेटमेंट्स देना और डील के लिए कहना, ये क्या मामला इस वक्त चल रहा है और आखिर ये सूरत हाल इस वक्त क्यों बन चुकी है कि इस हद तक इमरान खान साहब की जो मिन्नत तरला है वो किया जा रहा है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स इस हवाले से भी आपके साथ में शेयर करूंगा। और चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब के हवाले से भी एक बड़ी डेवलपमेंट है जी। काफ़ी दिनों के बाद, बल्कि आप कहें जी कि 1.5 हफ्ते के बाद चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब के हवाले से भी एक बड़ी ख़बर आई है और बड़े हैरानकुन रिमार्क्स सामने आए हैं चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब के। और जो उनके हवाले से एक ख्याल किया जाता है कि वो अपनी मामलात के ऊपर यू टर्न ले रहे हैं, तो इन रिमार्क्स में भी अपने ही माजी के किरदार के हवाले से उन्होंने यू टर्न लिया। इस पर भी कुछ डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन फॉर्म 45 के हवाले से आपको ख़बर में देता चलूँ जी। 3 हल्के हैं जी, NA 97, NA 133 और NA 164। इन 3 हल्कों के हवाले से आज बड़े जो फैसले हैं वो आए हैं। पहले जी NA 97 के मामले के ऊपर मैं आता हूं जी। इसमें दोबारा गिनती का जो हुक्म था वो दिया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मेजॉरिटी दोबारा गिनती के लिए जो अहकामात दिए वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ही हल्कों में से थे और जीत का मार्जिन भी बहुत सारे हल्कों में ज़्यादा था। और दूसरी तरफ जो PTI की दरख्वास्तें थी दोबारा गिनती की, उनमें जीत का मार्जिन भी इवन के कम था, लेकिन फिर भी वहाँ पर दोबारा गिनती नहीं हुई। तो ये एक क्वेश्चन मार्क था इलेक्शन कमीशन के इन फैसलों के ऊपर, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जाकर इसे आगे चैलेंज किया। तो NA 97 वाला जो हल्का है, यहाँ पर इलेक्शन कमीशन का दोबारा गिनती का जो फैसला है इसे मुअत्तल कर दिया गया है, जबकि NA 133 में दोबारा गिनती का जो फैसला था इसे कालादम करार दे दिया है हाई कोर्ट की जानिब से। यानी कि NA 33 में भी इसी तरह से पहले मुअत्तल और नोटिस हुए थे और फिर उसके बाद आज ये डेवलपमेंट हुई है कि इलेक्शन कमीशन का फैसला ही कालादम करार दे दिया गया है और NA 97 में जो फैसला है वो मुअत्तल कर दिया गया है और नेक्स्ट डेट में ये जो फैसला है वो कालादम भी हो जाएगा। यानी कि 2 बड़ी नशिस्तें थी जिनमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ही जीती थी, लेकिन वो आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की नशिस्तों पर दोबारा गिनती के हवाले से धड़ाधड़ आर्डर सामने आना शुरू हुए तो उस वक्त ये कहा जा रहा था जी कि PTI की अब नशिस्तें कम की जाएंगी और मज़ीद एम्पावर किया जाएगा पार्लियामेंट के अंदर जो शहबाज चुनतखीब हुकूमत है। लेकिन इस तरह से अब अदालतों ने नहीं होने दिया और फैसले पहले भी दोबारा गिनती के कालादम हुए। आज ये 2 बड़े फैसले हैं जो कि दोबारा गिनती के हवाले से सामने आए हैं। तो ये दोनों जो नशिस्तें हैं वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पास वापस चली गई हैं। इसी तरीके से एक और नशिस्त है जी NA 164। इस नशिस्त पर नून लीग के रियाज पीरज़ादा जो हैं उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसे इलेक्शन कमीशन में ही पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने चैलेंज किया था। इस हल्के में ये कहा गया था जी कि फॉर्म 45 के मुताबिक हमारे जो उम्मीदवार हैं PTI के हिमायत याफ्ता वो जीत रहे थे, वो जीते हुए हैं और 47 के मुताबिक आपने रियाज पीरज़ादा को जो है वो जीत दिलाई, हालांकि वो फॉर्म 45 के मुताबिक हारे हुए हैं। तमाम तर जो सबूत हैं वो रखे गए और इस नशिस्त के ऊपर फैसला इलेक्शन कमीशन ने महफूज कर लिया है। तो बिलफर्ज अगर इलेक्शन कमीशन PTI के अगेंस्ट यहाँ पर फैसला देता है
तो वो जो फॉर्म 45, क्योंकि ये हेयरिंग के दौरान मौक़िफ़ भी अपनाया गया और सबूत भी सामने रखे गए कि ये फॉर्म 45 हैं और हम जीते हुए हैं, लेकिन रियाज पीरज़ादा का नोटिफिकेशन आपने और फॉर्म 47 के मुताबिक उनको जितवाया गया। तो लेट्स से इलेक्शन कमीशन का जो महफूज फैसला है वो पीटीआई के मुखालिफ भी आता है, तो आगे चलकर भी पीटीआई को जो नशिस्त है वो वापस मिलनी है, क्योंकि इसमें फॉर्म 45 जो हैं वो सामने आ गए हैं। और दूसरी तरफ से रियाज पीरज़ादा साहब जो हैं उनकी जानिब से जो फॉर्म 45 हैं उस हवाले से कोई जो डिटेल्स हैं वो सामने नहीं आई। तो ज़ाहिर सी बात है जी, जो तमाम तर सबूत हैं वो तो पीटीआई के पास ही हैं। और मुस्लिम लीग नून इवन के इस्लामाबाद के जो वो हल्के जीते हुए हैं, एक दफ़ा वो तारिक फजल चौधरी जो हैं उनसे गुफ्तगू हो रही थी और उनसे हमने कहा था जी कि अगर आप कहते हैं कि आप जीते हुए हैं तो पीटीआई तो अपने फॉर्म 45 दे रही है, तो आप भी अपने फॉर्म 45 दिखा दें ताकि मसला ही ख़त्म हो जाए। लेकिन उनके पास फॉर्म 45 के मुताबिक वो हारे हुए हैं, इसलिए वो नहीं दिखा रहे। और इलेक्शन कमीशन भी फॉर्म 45 अभी तक अपलोड नहीं कर रहा अपनी वेबसाइट के ऊपर, क्योंकि उनमें भी कटिंग और जो वाइटनर वगैरह है उसका इस्तेमाल किया गया और पकड़े जाने का ज़ाहिर सी बात है फिर ख़दशा है। तो बहरहाल जी, ये एक और नशिस्त थी जिसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने बड़ी कामयाबी के साथ ये जो मुकदमा है वो लड़ा है। अब देखें इलेक्शन कमीशन इस पर महफूज फैसला क्या सुनाता है। बहरहाल जी, आगे चलते हुए एक और बड़ी खबर चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा साहब के हवाले से भी आपके साथ में शेयर करता चलूँ जी। चीफ साहब तकरीबन गुज़श्ता 2 हफ़्तों का उनका शेड्यूल था। एक हफ़्ता वो लाहौर में थे और ये वाला वीक वो कराची में गुजारेंगे और फिर उसके बाद इस्लामाबाद में आएंगे और फिर जो दीगर मुकदमे हैं और इस्लामाबाद से डेवलपमेंट्स जो हैं वो सामने आएंगी। लेकिन आज काजी साहब ने कराची में ही एक मुकदमा की समाअत वो सुन रहे थे और उसके दौरान बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स उन्होंने दिए। ये रिमार्क्स पहले मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर दीगर डिटेल्स की जानिब बढ़ते हैं। तो उन्होंने जी किसी को मुखातिब करते हुए ये कहा कि ख्वाजा साहब, सुप्रीम कोर्ट मोज़िज़ नहीं होती, जजेस मोज़िज़ होते हैं। वुज़रा भी पार्लियामेंट में मोज़िज़ रुकन कहते हैं, मोज़िज़ पार्लियामेंट नहीं कहते। मसला ये है हमने अंग्रेज़ी अंग्रेज़ों से सीखी हुई है। चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा के एक केस के समाअत के दौरान अहम रिमार्क्स। अब चीफ साहब यहाँ पर रिमार्क्स देते हुए ये कह रहे हैं, अच्छा इसके भी 2 एंगल्स निकलते हैं। पहले तो एक एंगल मैं आपको समझाता हूँ जी कि सुप्रीम कोर्ट को आप मोज़िज़ ना कहें, सुप्रीम कोर्ट मोज़िज़ नहीं होती। असल में मोज़िज़ जो है वो जजेस होते हैं, आपने जजेस को मोज़िज़ कहना है। अब इसमें एक एंगल तो ये है कि चीफ साहब उन्हें समझाने की कोशिश कर रही हैं कि जो मोज़िज़ लफ्ज़ है ये इदारे के साथ नहीं लगाया जा सकता, ये एक फ़र्द के साथ लगाया जा सकता है। यानी कि अगर जज है तो जज के साथ लगेगा, अगर रुकन है पार्लियामेंट का तो रुकन के साथ लगेगा, लेकिन पार्लियामेंट को मोज़िज़ नहीं कहा जा सकता और दूसरा सुप्रीम कोर्ट को मोज़िज़ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इसको फिर दूसरा एंगल इसके अंदर ये है कि काजी साहब माजी में इदारों की बात किया करते थे और उनका ये ख्याल था जी कि इदारे जो हैं वो मोज़िज़ होते हैं या इदारे जो होते हैं उन्होंने रहना होता है। जो उसमें आने वाले अफराद होते हैं, वो चीफ जस्टिस हो, वो आर्मी चीफ हो, वो पार्लियामेंटेरियंस हो, स्पीकर हो, कोई भी हो, वो तो आते जाते रहते हैं। इदारा उसी जगह पर ही कायम और इदारा मुकद्दम होता है। तो इस थिंकिंग को देखा जाए तो पहले वो ये समझते थे जी कि जो इदारे हैं वो मुकद्दम होते हैं, लेकिन अब वो ये कहते हैं कि मोज़िज़ का जो लफ्ज़ है वो आप जज के साथ लगाएं क्योंकि जो जज है वो मोज़िज़ होता है। तो बहरहाल जी, ये चीफ साहब का एक कुछ हैरानकुन रिमार्क्स थे जो उन्होंने दिए हैं और इसी को देखते हुए आप ये कह सकते हैं कि वैसे तो बहुत सारे मामलात हैं। आप देख लें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो मुकदमों की तादाद है इस वक्त 57,000 से ज़ायद हो चुकी है और ये रिकॉर्ड इस वक्त इजाफा हो चुका है सुप्रीम कोर्ट में। और काजी साहब माजी में इसी हवाले से तनकीद किया करते थे, सीनियरिटी तैनाती, जजिस की तैनाती और सीनियरिटी के मामले के ऊपर तनकीद किया करते थे। सुप्रीम कोर्ट में असामियाँ खाली होती थी तो उस मामले के ऊपर लेटर्स लिखते थे, लेकिन ये सारी चीज़ें उन्हीं के दौर में हो रही हैं और अभी वो इन चीज़ों को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे और माजी में वो जो लेटर लिखते थे तो क्यों अब उनके दौर में ये सारे जो काम हैं वो हो रहे हैं। तो बहरहाल जी, ये चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा साहब हैं जिन्होंने ये जो कुछ रिमार्क्स थे वो दिए जी। फ़ौजी अदालतों वाला केस आज हुआ है, उसकी भी कुछ डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं जी। एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो 6 रुकनी बेंच था जो फ़ौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से रिलेटेड जो केस था वो सुन रहा था, तो इसमें आज हुआ ये है कि वकील साहब की जानिब से जो दरख्वास्त गुजार के थे उन्होंने ये इस्तदा की कि इसमें आपने लार्जर बेंच बनाया गया, इसमें फुल कोर्ट होनी चाहिए या इससे भी बड़ा लार्जर बेंच होना चाहिए, 6 रुकनी नहीं होना चाहिए। तो इस एतराज़ को या इस इस्तदा को 6 रुकनी बेंच ने क्या किया है, मामला कमेटी को भिजवाया और ये कहा जी कि कमेटी अब तय करे कि यही 6 रुकनी बेंच सुनेगा या कितने जजेस हैं
कितने जजिस पर मुश्तमिल बेंच नया बनाया जाना चाहिए और वो इस केस को सुने। तो एटलीस्ट आज की समात में ये कर दिया गया, मंजूर की गई। और दूसरा, आज हफीज़ुल्लाह न्याज़ी जो हैं, जो कि हसन न्याज़ी के वालिद हैं, और हसन न्याज़ी और उबैद फ़ारूक, ये दो वो हैं जो एक तो अभी फ़ौजी हिरासत में हैं, और इनके हवाले से कुछ दिनों से ये तफ़सीलात सामने आ रही हैं कि ये अचानक से गायब हो गए हैं, कोई 7-8 दिन हो गए हैं और इनका कोई अता पता नहीं। तो आज जो हसन न्याज़ी साहब के वालिद थे हफीज़ुल्लाह न्याज़ी, एक तो वो काफ़ी परेशान भी थे और आज अदालत में वो अबदीदा भी हुए, और मैंने ख़ुद उनके कमरा अदालत में उनके इस हाथ पर वो कनोला होता है वो लगा हुआ देखा। इस हाथ पे या लेफ़्ट या राइट किसी एक हाथ में उनके कनोला लगा हुआ था, और कनोला तब भी लगाया जाता है कि जब आप बार बार इंजेक्शन लगाना पड़े, तो फिर वो बार बार तो आप जो सुई है या जो सिरिंज है वो नहीं जिस्म में गुजारी जाती, वो कनोला लगा दिया जाता है और उस कनोला के ज़रिए जो इंजेक्शन लगाना होता है वो इंजेक्ट किया जाता है। तो बिल्कुल उनकी जो तबीयत थी वो भी आज ठीक नहीं थी, इसी वजह से कनोला भी लगा हुआ था। लेकिन अदालत में वो अबदीदा हुए और उन्होंने कहा कि जज साहब, आपको नहीं पता कि इस वक्त मुझ पर क्या बीत रही है। मेरा बेटा है, कोई 6-7 हफ्ता हो गया है, वो मिलिट्री कस्टडी में था, लेकिन अब वो गायब है और उसके बारे में कोई अता पता नहीं कि वो ज़िंदा भी है या वो मर चुका है, उसके साथ क्या किया जा रहा है, और मेरी जो हालत है इस वक्त आप उसको नहीं समझ सकते। तो इस मामले के ऊपर भी फिर जजिस ने कहा कि इस मामले को भी हम देख लेते हैं, और अटॉर्नी जनरल से फिर कहा कि इस मामले को भी देखें, क्या डिटेल्स हैं, वो कहाँ पर हैं। लेकिन खुलकर आप कहें कि जिस तरह से होता है ना कि जजिस अब एक कस्टडी में है मिलिट्री, और अगर इस तरह से कुछ हो रहा है तो एक होता है ना कि सुप्रीम कोर्ट में भी अब केस चल रहा है, तो जजिस कहें कि वो आखिर फिर कहाँ गए हैं, क्यों वो गायब हैं, क्यों उनकी जो मुलाकात है वालिदैन से नहीं करवाई जा रही। तो इस तरह का कोई स्ट्रिक्ट नोटिस नहीं लिया, लेकिन बस कहा जी कि अटॉर्नी जनरल साहब इस मामले को भी देखें कि ये क्या जो है वो मामलात चल रहे हैं। तो एक तो ये आज अदालत में छोटा सा इंसिडेंट हुआ, इसके अलावा अहले खाना जो दीगर थे मुल्ज़िमान के वो भी मौजूद थे। 20 लोगों को तो रिहा कर दिया गया है, लेकिन अभी भी कोई 80 के करीब राउंड अबाउट 80-85 हैं जो कि अभी भी मिलिट्री कस्टडी में हैं। तो ये आज की कुछ डेवलपमेंट हुई है जी। और मज़ीद जो है वो लार्जर बेंच के लिए जो मामला है वो अब कमेटी के पास चला गया है और केस गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है। आखिर में नाजरीन, इमरान खान साहब से डील के हवाले से भी कुछ जो डिटेल्स हैं आपके साथ में शेयर करता चलूँ जी। राना सनाउल्लाह साहब हैं जी, उन्होंने ये बयान दिया और उन्होंने ये कहा है कि हर मामले पर गैर मशरूत बयान बात हो सकती है। एक निजी टॉक शो में उन्होंने गुफ्तगू की और कहा जी कि डायलॉग करना होगा इस सिचुएशन में, और ये उन्होंने कह दिया जी कि अब हम गैर मशरूत तौर पर भी बात करने के लिए तैयार हैं। पहले राना सनाउल्लाह ही थे जो इमरान खान साहब के हवाले से किस तरह की बातें किया करते थे, और अब ये कहते हैं जी कि हम गैर मशरूत भी तैयार हैं और डायलॉग इस वक्त बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब नाज़रीन, यहाँ पर मामला ये है कि आप से अगर आप मशरूत मुज़ाकरात या डायलॉग भी करना चाहें तो आपसे डायलॉग कौन करना चाह रहा है। असल में तो मसला ये है या चक्कर ये है कि शराइत तो इमरान खान साहब की तरफ से हैं। आप तो इस सिचुएशन में ही नहीं है कि आप मशरूत कोई डायलॉग करें, बल्कि आपको तो इस वक्त ज़रूरत है कि डायलॉग करें, क्योंकि दलदल में तो आप इस वक्त फंसे हुए हैं और आवाम जो है वो इमरान खान साहब के साथ खड़ी हुई है। तो असल जो शराइत है या इमरान खान साहब का ये कहना है कि जो मैंडेट है वो अवाम का जो मैंडेट है उसका एहतराम किया जाना चाहिए और वो वापस दिया जाए, फिर उसके बाद ये डायलॉग की जो बात है वो होगी या डायलॉग शुरू होंगे। तो आप तो इस सिचुएशन में ही नहीं है कि जो ये कहे कि जी हमारी ये शर्त है, तो आप इस सिचुएशन में है ही नहीं। तो इस तरह की बातें करके कि गैर मशरूत मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, तो ये बस ऐसे ही अपने आप को खुश करने के मुतरादिफ ही है अपने ही बयान से। तो बहरहाल इसमें एक बड़ा एतराफ़ ये है कि मुसलसल ये अभी भी कोशिशें कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब से कोई जो डायलॉग हैं वो हों, लेकिन इमरान खान साहब मुफाहमत की बात नहीं है। मसला ये है कि आखिर इमरान खान साहब मुफाहमत क्यों करें, किस बुनियाद के ऊपर करें। जो अवामी मैंडेट है पहले वो वापस किया जाए। आपने अवामी मैंडेट जिसको अवाम ने नहीं दिया वो हुकूमत बन गई और जिसको दिया है वो जेल में है, तो पहले तो ये चीज़ें ठीक हों, फिर उसके बाद जो मुज़ाकरात और जो दीगर मामलात हैं वो आगे चलेंगे। शेख रशीद साहब ने जी एक इम्पॉर्टेंट बयान दिया है, उन्होंने भी आज गुफ्तगू की है। उनका अभी जेल में
अदालतों में जो पेशियाँ वो हो रही हैं। और उन्होंने कहा है जी कि मौलाना फजल रहमान ने टॉप गियर लगा लिया है, अवाम को 2 माह इंतज़ार करे। तो वैसे भी पेशन गोइयों के हवाले से शेख रशीद साहब काफ़ी जाने जाते हैं, अंदर की ख़बरें इंफॉर्मेशन उनके पास होती हैं, तो उन्होंने 2 माह का वक्त दिया है कि अवाम इंतज़ार कर ले। 2 माह के बाद जो है ये इशारतन आप इसको समझ सकते हैं, कोई इसमें सिग्नल है कि ये जो हुकूमत है ये अलविदा फिर होने वाली है। राय का इज़हार कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।